एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विद टीचर चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आषाढ़ का एक दिन नाटक। आपको पता है हम यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर वाले एग्जाम के लिए यूनिट 8 हिंदी नाटक पढ़ रहे हैं। तो हमने पहले काफी नाटक अपने कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम आषाढ़ का एक दिन नाटक पढ़ने वाले हैं और कल को हम एमसीक्यू सोल्व करेंगे। देखो मैं आपको बता देती हूँ, ये नाटक यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में तो है ही, साथ में जो हमारा यूपीएचसीएससी वाला एग्जाम है, हायर का जो एग्जाम होने वाला है, उसमें भी आषाढ़ का एक दिन नाटक लगा हुआ है। तो उसमें भी आपको ये नाटक जो है, ये क्लास आपको हेल्प करेगी, क्योंकि पाठ्यक्रम में दोनों का सेम है, मतलब दोनों में नाटक लगा हुआ है। तो बिल्कुल हमें जैसे हमें नेट में पढ़ते हैं उसी तरह हायर वाले एग्जाम के लिए पढ़ना है। तो अपना नाटक पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक चीजें हैं वे देख लेते हैं। आषाढ़ का एक दिन का समय है 1958। कितने अंक है इसमें? 3 अंक है, याद रखिएगा। मोहन राकेश द्वारा लिखित ये नाटक है। कल हमने आधे अधूरे नाटक पढ़ा था, तो वो भी मोहन राकेश द्वारा लिखित ही है। नेट के पाठ्यक्रम में 2 नाटक लगे हुए हैं, उनके आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, ये तो हुई हमारी बिल्कुल जो है बेसिक जानकारी। अब सबसे पहले देखेंगे पात्र परिचय। इम्पोर्टेंट होता है पात्र परिचय, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कितना इम्पोर्टेंट पात्रों के नाम होते हैं। अंबिका ग्राम की एक वृद्धा, मल्लिका उसकी पुत्री, कालिदास जो है कवि, दंतुल राजपुरुष, मातुल कवि मातुल, निक्षेप विलोम, इम्पोर्टेंट पात्र है विलोम, याद रखिएगा कौन थे? ग्राम पुरुष। रंगिनी संगिनी नागरी, अनुस्वार अनुनासिक अधिकारी, इम्पोर्टेंट है। अगर एग्जाम में अगर हमें पढ़कर नहीं जाएगा नाटक और एग्जाम में पूछ लिया अनुस्वार अनुनासिक किस नाटक के पात्र है, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये पात्रों के नाम भी होते हैं। हम इस तरह कंफ्यूज हो जाएंगे यदि हमने कभी नाम नहीं सुने होंगे इनके। तो ठीक है, याद रखिएगा ये दोनों कौन थे? अधिकारी थी। प्रियंगु मंजरी राजकन्या कवि की पत्नी, यानी कि कालिदास की पत्नी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे इम्पोर्टेंट जो है जितने भी पात्र आए हैं नाटक में, सबके नाम लिखे हुए हैं। इनसे अलग किसी भी पात्र का नाम नहीं आता नाटक में। ठीक है, अब हम चलेंगे भूमिका की तरफ। देखो मैंने आपको बताया जिस नाटक में हमें भूमिका मिलती है पढ़ लेनी चाहिए, और ये नाटक मेरे पास देखो यहीं पे ही है। मैंने कंप्लीट पढ़कर इसके नोट्स बनाए हैं। तो हम शुरू करते हैं भूमिका पढ़ना। तो अब हम अपनी जो है भूमिका पढ़नी शुरू करते हैं। भूमिका इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जो खुद राइटर है उन्होंने लिखी है, मोहन राकेश ने। तो पढ़ना शुरू करते हैं। हिंदी नाटक रंगमंच की किसी विशेष परंपरा के साथ अनुसूत नहीं है। पाश्चात्य रंगमंच की उपलब्धियां ही हमारे सामने है, परंतु न तो हमारा जीवन उन सब उपलब्धियों की मांग करता है और न ही यह संभव प्रतीत होता है कि हम उस रंग शिल्प को व्यापक रूप से जो का तो अपने यहाँ प्रतिष्ठित कर दे। हिंदी रंगमंच के विकास से निसंदेह यह अभिप्राय नहीं है कि अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न रंगशालाएं राजकीय या अर्ध राजकीय संस्थाओं द्वारा जहां तहाँ बनवा दी जाए, जिससे वहां हिंदी नाटकों का प्रदर्शन किया जा सके। प्रश्न केवल आर्थिक सुविधा का ही नहीं, एक सांस्कृतिक दृष्टि का भी है। हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। इम्पोर्टेंट है, ये वाली पंक्ति एग्जाम में आ भी चुकी है। हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। इम्पोर्टेंट पंक्ति। हमारे दैनंदिन जीवन के राग रंग को प्रस्तुत करने के लिए, हमारे संवेदों और स्पंदनों को अभिव्यक्त करने के लिए जिस रंगमंच की आवश्यकता है वह पाश्चात्य रंगमंच से कहीं भिन्न होगा। इस रंगमंच का रूप विधान नाट्य प्रयोगों के अभ्यंतर से जन्म लेगा और समर्थ अभिनेताओं तथा दिग्दर्शकों के हाथों उसका विकास होगा। संभव है यह नाटक उन संभावनाओं की खोज में कुछ योग दे सके। वसंत 1958, मोहन राकेश द्वारा लिखित ये भूमिका है। ठीक है, एक बार खुद से भी पढ़ लीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप ये नाटक पढ़कर आए होंगे।
ठीक है, मैंने आपको टेलीग्राम पर इस नाटक की पूरी पीडीएफ भेजी थी और बोला भी था कि आप पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं यहाँ पर आषाढ़ के एक दिन के। अभी तक हमने देख लिया यहाँ पर पात्रों के नाम, भूमिका पढ़ ली। अब चलेंगे महत्वपूर्ण पंक्ति की तरफ। चलते हैं। सबसे पहले अंक एक कहाँ से शुरू होता है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। पर्दा उठने से पूर्व हल्का हल्का मेघ गर्जन और वर्षा का शब्द, जो पर्दा उठने के अनंतर भी कुछ क्षण चलता रहता है, फिर धीरे धीरे धीमा पड़कर विलीन हो जाता है, पर्दा उठता है। तो यहाँ पर देखो, जैसे आजकल क्वेश्चन बन रहा है तो पहली लाइन से ही क्वेश्चन बन सकता है कि पर्दा उठने से पूर्व किसकी गर्जन की आवाज आ रही थी, मेघों की, या ऑप्शन और दे देंगे शेर की, मतलब कुछ भी दे देंगे। तो याद रखिएगा मेघ गर्जन की आवाज थी हल्की हल्की, और वर्षा का शब्द। ठीक है, फिर यहाँ पर देख लेते हैं कार्यस्थल क्या था। एक साधारण प्रकोष्ठ, दीवारें लकड़ी की है परंतु निचले भाग में चिकनी मिट्टी से पोती गई है। बीच बीच में गेरू से स्वास्तिक चिन्ह बने हैं। सामने का द्वार अंधेरी में खुलता है। उसके दोनों ओर छोटे छोटे ताक हैं जिनमें मिट्टी के बुझे हुए दिए रखे हैं। बाईं ओर का द्वार दूसरे प्रकोष्ठ में जाने के लिए है। द्वार खुला होने पर उस प्रकोष्ठ में बिछे तल्प का एक कोना ही दिखाई देता है। तो यहाँ पर हास्य नाटक का आरंभ होता है। अब चलिए महत्वपूर्ण पंक्ति मल्लिका की सबसे पहली पंक्ति हमें मिलती है। आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गई और मैं भी तो, देखो न माँ कैसी भीग गई हूँ। यहाँ पर याद रखिएगा आषाढ़ का वैसे तो क्या कहते हैं, नाटक में आपको पता चल जाएगा पहला दिन। ठीक है, आषाढ़ का कौन सा दिन था, पहला दिन। ठीक है, नाटक का नाम है आषाढ़ का एक दिन। और कौन सा दिन था, पहला ही दिन था आषाढ़ का जब नाटक प्रारंभ होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। फिर यहाँ पर ये पंक्ति है। नील कमल की तरह कोमल और आर्द्र, वायु की तरह हल्का और स्वप्न की तरह चित्रमय, मैं चाहती थी उसे अपने में भर दो और आंखें मूंद लो। यहाँ पर ये पंक्ति जो है मल्लिका की चल रही है। जो हमें पीछे पंक्ति देख रहे हैं ना मल्लिका की, ये पंक्ति भी सब मल्लिका की है। यहाँ पर पूरे पेज पर जितनी आपको दिखाई दे रही इंपोर्टेंट पंक्ति है। उसके बाद हमारी अगली इंपोर्टेंट पंक्ति है। मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती मेघमालाओं में खो जाता है, क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह हो रहता है। क्या बात है माँ, इस तरह चुप क्यों। यहाँ पर जो है मल्लिका और अंबिका का संवाद चल रहा है। तो ये सब बातें जो है मल्लिका कह रही है अंबिका को। अंबिका कौन थी, मल्लिका की माता। फिर अंबिका बोलती है, कभी वर्षों में ये आकृतियां यहाँ दिखाई देती है और जब भी दिखाई देती है कहीं ना कोई अनिष्ट होता है। कभी युद्ध की सूचना आती है, कभी महामारी की। कहते हैं जब भी ये आकृतियां दिखाई देती है यहाँ पर तो कुछ ना कुछ होता ही है। ठीक है, तो पिछली महामारी में जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई तब भी मैंने ये आकृतियां यहाँ देखी थी। तो याद रखिएगा, जो मल्लिका के पिताजी की मृत्यु कब किसमें हुई थी, महामारी में हुई थी। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। फिर आगे चलेंगे। तुम जानती हो मैं विवाह नहीं करना चाहती, फिर उसके लिए प्रयत्न क्यों करती हो। तुम समझती हो मैं निरर्थक का प्रलाप करती हूँ। ये भी मल्लिका की पंक्ति है। मल्लिका और अंबिका का ही संवाद चल रहा है, तो इसे नोट कर लीजिएगा, ये मल्लिका की पंक्ति है। ठीक है, फिर ये भी मल्लिका की पंक्ति है। मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है, वह उसे नष्ट करना चाहती है तो किसी को उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार है। इम्पोर्टेंट है मल्लिका की पंक्ति, और पढ़ने पर लगेगा नहीं कि मल्लिका की है क्योंकि खुद मल्लिका का नाम आया हुआ है। ठीक है, आज तुम्हारा जीवन तुम्हारी संपत्ति है, मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं है, अंबिका की पंक्ति है। यहाँ पर आप कालिदास से भी मतलब कंफ्यूज हो सकते हो यदि आपने नाटक नहीं पढ़ा है। नाटक पढ़कर गए हो तो आसानी से पहचान लोगे, ये अंबिका की पंक्ति है। ठीक है, फिर मल्लिका कहती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया है, मेरे लिए वह संबंध और सब संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। इंपॉर्टेंट पंक्ति है, एग्जाम में आई हुई पंक्ति है, मल्लिका की पंक्ति है। अंबिका, तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना और आत्म प्रवंचना है। भावना में भावना का वर्ण क्या है,
मैं पूछती हूँ, भावना में भावना का वर्णन क्या होता है? उससे जीवन की आवश्यकताएं किस तरह पूरी होती है? भावना में भावना का वर्णन। ये अंबिका की पंक्ति है। फिर अंबिका की पंक्ति है, माँ का जीवन भावना नहीं कर्म है। इंपोर्टेंट पंक्ति है छोटी सी पर बड़ी इंपोर्टेंट पंक्ति है, ठीक है। माँ का जीवन जो है वो भावना नहीं है, कर्म है। फिर दंतुल की पंक्ति है, मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। कालिदास, शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है। फिर कालिदास की है यहाँ पर, यह हरिण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है राजपुरुष, और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजातीय है। मल्लिका, तुम्हारे लिए ये प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का है। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। इम्पोर्टेंट है, मल्लिका की पंक्ति है। दंतुल, उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। तो यहाँ पर जो है कालिदास को सम्मान के लिए बुलाया गया है। लेने कौन आया? आचार्य वररुचि। और उन्हें कौन सी रचना पे, ये भी इम्पोर्टेंट है कि उन्हें कौन सी रचना के लिए सम्मान मिल रहा है, जिसके लिए आचार्य वररुचि खुद आया। तो याद रखिएगा ऋतु संहार। देखो ये पंक्ति पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, दंतुल की पंक्ति है। सम्राट के ऋतु संहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की है, इसलिए आज उज्जैनी का राज्य ऋतु संहार के लेखक का सम्मान करना और उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता है। आचार्य वररुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हैं। तो याद रखिएगा, तो कौन सा राज्य? उज्जैनी का राज्य है, ठीक है। कौन सी रचना के लिए? ऋतु संहार के लिए कालिदास को सम्मान देना चाहते हैं। और कौन आचार्य आया यहाँ पर? आचार्य वररुचि आया कालिदास को ले जाने के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से वन लाइनर कुछ भी बन सकता है इस पेज में से, तो याद रखिएगा। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट तो जो मुझे लग रहा है ऋतु संहार इम्पोर्टेंट है। अगर हम इस पूरे पेज की बात करें तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ऋतु संहार है। आगे चलते हैं, मल्लिका, उस व्यक्ति को जिसे उसके निकट के लोगों ने आज तक समझने का प्रयत्न नहीं किया, जिसे घर में और घर से बाहर केवल लांछना और प्रताड़ना ही मिली है, अब तो तुम विश्वास करती हो माँ कि मेरी भावना निराधार नहीं है। मल्लिका की ये पंक्ति है। फिर अंबिका की, मैं कह चुकी हूँ मेरी सोचने समझने की शक्ति जड़ हो चुकी है। अंबिका, मेरी भी अवस्था बीत चुकी है जब यथार्थ से आंखें मूंद कर जिया जाता है। इम्पोर्टेंट। फिर यहाँ पर ये अंबिका की पंक्तियां, वह व्यक्ति आत्म सीमित है, संसार में अपने सिवा उसे और किसी से मोह नहीं। यहाँ पर मल्लिका और अंबिका का संवाद चल रहा है, और ये वह का मतलब है कालिदास के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। अगर एग्जाम में पंक्ति देकर पूछ ले कि इसमें वह कौन था, तो याद रखिएगा कालिदास। अंबिका, किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मातु, मैं आज सारे ग्राम में घोषणा करने जा रहा हूँ कि मेरा इस कालिदास नामधारी जीव से कोई संबंध नहीं है। मातु, दो रतवा और चार असुर आरोही उनके साथ है। मैं तुमसे नहीं कहता था अंबिका कि हमारे परपिता मह के एक दोहित्र का पुत्र गुप्त राज्य की ओर से शकों से युद्ध कर चुका है। तो उनके साथ कौन कौन है जो वे सम्मान के लिए कालिदास को लेने आए हैं? दो रतवा और चार अश्वारोही, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। फिर ये मातुल का है, वो कहता है कालिदास जो है जब सम्मान लेने के लिए उन्हें बुलाया जाता है, मतलब वहां पर उज्जैनी के लिए, तो ये मना करते हैं जाने के लिए कि मुझे सम्मान नहीं लेना। तो उसी के बारे में यहाँ पर सारी बातचीत चल रही है। तो ये, मैं राज के मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूँ, ये कालिदास की पंक्ति है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर इस लाइन को पढ़ लेते हैं एक बार तो समझ में आ जाएगा। उसी की बात कर रहा हूँ अंबिका। तुम समझो कि एक तरह से राज्य की ओर से हमारे वंश का सम्मान किया जा रहा है, और वे वंशावकांश कहते हैं मुझे यह सम्मान नहीं चाहिए। कौन? कालिदास कहते हैं मुझे यह सम्मान नहीं चाहिए, मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर मातुल की पंक्ति, मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें क्रय विक्रय का की क्या बात है। सम्मान मिलता है, ग्रहण करो, नहीं कविता का मूल्य ही क्या है। इंपॉर्टेंट पंक्ति है। अंबिका, सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई
उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारा भाग्य में लोक नीति में निष्णात है। अंबिका मातुल की पंक्तियां फिर लिया लोक नीति है, तो मैं कहूंगा कि लोक नीति और मूर्ख नीति दोनों का एक ही अर्थ है। जो व्यक्ति कुछ देता है, धन हो या सम्मान हो, वह अपना मन बदल भी सकता है, और बदल गया तो बदल गया। फिर यहाँ पर ये पंक्तियां, मातुल को अपने मुंह के शब्द सुनने में ऐसा रस प्राप्त होता है कि वे बोलते ही जाते हैं, परिस्थिति को समझना नहीं चाहते। फिर यहाँ पर अंबिका की इंपोर्टेंट पंक्तियां, राज्य कवि का सम्मान करना चाहता है, कवि सम्मान के प्रति उदासीन, जगदम्बा के मंदिर में साधना निरत है। राज्य के प्रतिनिधि मंदिर में आकर कवि की अभ्यर्थना करते हैं। कवि धीरे धीरे आंखें खोलता है, इतना बड़ा नाटक करना विचक्षणता नहीं है। अंबिका की पंक्ति और इम्पोर्टेंट पंक्ति, योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। और ये लाइन तो मुझे लगता है हर किसी ने अगर हिंदी साहित्य से रिलेटेड एग्जाम दिया है तो ये पंक्ति से परिचित हो गए ही। वेरी इंपोर्टेंट पंक्ति है, निक्षेप की जो है ये पंक्ति है। फिर ये विलोम की पंक्ति है, क्योंकि मेरी आंखों में उसे अपने हृदय का सत्य झांकता दिखाई देता है, उसे उलझन होती है। मेरा एकमात्र दोष यह है कि मैं जो अनुभव करता हूँ कह देता हूँ। ठीक है। यहाँ के बारे में ही बात हो गया। छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है। विलोम की पंक्ति है, छोटी है पर इंपोर्टेंट, और ये तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट पंक्ति है। विलोम, विलोम क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। हम कहीं एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। बड़ी इंपोर्टेंट पंक्ति है, विलोम की ये पंक्ति है। फिर ये कालिदास की पंक्ति है, मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बाध्य हूँ। तुम दूसरों के घर में ही नहीं, उनके जीवन में भी अनधिकार प्रवेश कर जाते हो। यहाँ पर ये कालिदास किसे कह रहे हैं? विलोम को कह रहे हैं। फिर ये कालिदास की पंक्ति है, ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ। उन सूत्रों में तुम हो, यह आकाश और ये मेघ है, यहाँ की हरियाली है, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपालन है। ये यहाँ पर कालिदास बोल रहे हैं मल्लिका को। ठीक है, इंपोर्टेंट पंक्ति है। फिर यहाँ पर जो है ये वाली पंक्ति और देख लेते हैं, कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता न हो, तुम्हारी प्रतिभा उस कोमलता का स्पर्श अवश्य पा लेगी। कालिदास और उस जीवन की अपनी अपेक्षाएं भी हो। मल्लिका की पंक्ति। तो यहाँ पर जो है हमारा प्रथम अंक समाप्त होता है। यहाँ पर चलेंगे अपने अंक 2 पर, कुछ वर्षों के अनंतर। ठीक है, यहाँ पर वही फिर बताया गया है क्या क्या है। फिर यहाँ पर प्रमुख पंक्ति देखते हैं। अब जो है कालिदास वहां पर चले गए हैं सम्मान लेने के लिए उज्जैन। ठीक है, दूसरे पहले अंक के बिल्कुल आखिरी में चले जाते हैं, तो दूसरे अंक पढ़ते हैं। यहाँ उन्होंने केवल ऋतु संहार की रचना की थी। उन्होंने यानी कि कालिदास ने। वहां उन्होंने कई नए काव्यों की रचना की है। 2 वर्ष पहले जो व्यवसायी आए थे उन्होंने कुमार संभव, याद रखिएगा जिस जिस रचना का नाम नाटक में आता रहेगा कालिदास की, कुमार संभव और मेघदूत की प्रतियां मुझे ला दी थी। वो बता दिया मल्लिका की पहले तो जो ऋतु संहार तो हमने देखा था प्रथम अंक में लिखी थी, जिसके लिए उन्हें सम्मान के लिए बुलाया गया था। तो वहां जाकर उन्होंने 2 और नए काव्यों की रचनाएं की, कुमार संभव और मेघदूत। ठीक है, कि प्रतियां मुझे ला दी थी, बता रहे थे उनके एक और बड़े काव्य की बहुत चर्चा है, परंतु उसकी प्रति अभी उन्हें नहीं मिल पाई। यूं तो सुना है उन्होंने कुछ नाटकों की भी रचना की है जो उज्जैनी की रंगशालाओं में खेले गए हैं। फिर भी क्या। ठीक है, उसके बाद ये इंपोर्टेंट पंक्तियां मल्लिका, व्यक्ति उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद जुड़ने लगते हैं। इम्पोर्टेंट है और बात बिल्कुल सही भी कही गई है। ठीक है, अगर आप आज के समय में भी देखो तो ये बात बिल्कुल सही है कि व्यक्ति उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद जुड़ने लगते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मल्लिका, मैं अनेक अनेक साधारण व्यक्तियों में से हूँ। वे असाधारण है, उन्हें जीवन में असाधारण का ही साथ चाहिए था। मल्लिका, मेरे जीवन में पहले से क्या अंतर आया है? पहले माँ काम करती थी, अब वे अस्वस्थ है, मैं काम करती हूँ।
संभवतः निक्षेप की पंक्तियां। राज्य के कर्मचारी हैं, तो वैसी आकृतियां मैंने देखी है, जैसी तब देखी थी जब आचार्य कालिदास को लेने आए थे। आपने शुरू में देखा होगा ना कि माँ कहती है जब भी कोई आकृति दिखाई देती है तो कुछ बुरा होता है, तो फिर दोबारा से जो है निक्षेप ने वही आकृतियां दोबारा देखी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो बताता है वह एक बहुत परिचित आकृति है मल्लिका। परिचित आकृति मुझे विश्वास है वे स्वयं कालिदास है। संगिनी क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं आप परिचय दे दूं। यह है रंगिनी, उज्जैनी के नाट्य केंद्र में नृत्य का अभ्यास करती है। नाटक लिखने में भी इसकी रुचि है। रंगिनी ये और यह संगिनी उसी केंद्र में मृदंग और वीणा वादन सीखती है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, जो रंगिनी थी वो नृत्य का अभ्यास करती थी और नाटक लिखने में रुचि थी। ठीक है, और जो संगिनी थी उसे मृदंग और वीणा वादन सीखती थी। तो याद रखिएगा दोनों क्या करती थी, रंगिनी नृत्य प्लस नाटक और संगिनी मृदंग प्लस वीणा वादन। एक जगह चाहे तो नोट कर लेना। ठीक है, फिर यहाँ पर आपके एग्जाम में पिछले साल ये क्वेश्चन आया था, कौन से पात्र ने पतंजलि का उल्लेख किया है। आषाढ़ के एक दिन नाटक में कौन से पात्र ने पतंजलि का उल्लेख किया है, ये आपको से नाटक से आया था। संगिनी जो है पतंजलि की एक बात का यहाँ पर जिक्र करती है कि पतंजलि पतंजलि ने जो है लिखा था। यदा को कुछ लोग यरवा बोलते हैं और तदा को तरवा। ठीक है, ऐसा कुछ। तो एक पतंजलि का उल्लेख किसने किया था, संगिनी ने। तो इस तरह के आपके पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, तो हमें भी उसी पैटर्न पर पढ़ना है। आगे चलती हूँ मैं यहाँ पर। देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ, रंगिनी बोलती है। बात यह है कि राज के नियोजन से हम दोनों कवि कालिदास के जीवन की पृष्ठभूमि का अध्ययन कर रही है। तुम समझ सकती हो कि यह कितना बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य है, परंतु यहाँ घूमकर हम तो लगभग निराश हो चुके हैं। यहाँ कुछ सामग्री है ही नहीं। संगिनी, जैसे कालिदास ने कुमार संभव में लिखा है। यहाँ पर ये संस्कृत में श्लोक है। ये प्रकाश देने वाली औषधियाँ कौन सी है, तो कुमार संभव में श्लोक आया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और आषाढ़ का एक दिन नाटक में हमें मिलता है ये देखने को, ये भी याद रखिएगा। मल्लिका, आज वर्षों के बाद तुम लौट कर आए हो। सोचती थी तुम आओगे तो उसी तरह मेघ घिरे होगे, वैसा ही अंधेरा सा दिन होगा। वैसे ही एक बार वर्षा में भीगूंगी और तुमसे कहूंगी कि देखो मैंने तुम्हारी सब रचनाएं पढ़ी है। यहाँ पर जो है कालिदास आते हैं, हमने पीछे देखा वो बोलता भी है कि परिचित आकृति देखी कालिदास, लेकिन वे आते तो है लेकिन मल्लिका से नहीं मिलते। तो वही बात यहाँ पर चल रही है कि मैंने सोचा था जब हम प्रथम अंक में पहली पंक्ति पढ़ते हैं तो आषाढ़ का पहला दिन, बादल घिरे हुए, तो वो कहती है कि अपने मन में सोचती है कि तुम आओगे तो मुझे लगा था ऐसे ही होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तुम आओगे तो बताऊंगी कि तुम्हारी सभी रचनाएं पढ़ी है। उज्जैनी की ओर जाने वाले व्यवसायियों से कितना कितना कहकर मैंने तुम्हारी रचनाएं मंगवाई है। सोचती थी तुम्हें मेघदूत की पंक्तियां गा गा कर सुनाऊंगी। पर्वत शिखर से घंटा ध्वनियां गूंज उठेगी और मैं अपनी यह भेंट तुम्हारे हाथों में रख दूंगी। कहूंगी कि देखो ये तुम्हारी नई रचना के लिए है। ये कोरे प्रश्न मैंने अपने हाथों से बनाकर सिए हैं। इन पर तुम जब जो भी लिखोगे उसमें मुझे अनुभव होगा कि मैं भी कही हूँ, मेरा भी कुछ है। बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्तियां और सभी मल्लिका की पंक्तियां हैं। आगे अनुस्वार देख नेता कविंद्र राजनीति निष्णात आचार्य और कश्मीर के भावी शासक देव मातृ गुप्त की राजमहिषी गुप्त वंशद्विता परम विदुषी देवी प्रियंगु मंजरी आपके साक्षात्कार के लिए उत्सुक है। ऋतु संहार और मेघदूत आदि के प्रणेता तो कालिदास है और आप कह रहे हैं कि वे गुप्त राज्य की ओर से कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं। मातृगुप्त उन्हीं का नया नाम है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। पीछे अभी तक हमने तीन रचनाओं का जिक्र देखा था। ऋतु संहार पे तो सम्मान मिला था, फिर उसके बाद कुमार संभव और मेघदूत। ठीक है, अब यहाँ पर रघुवंश नोट करते जाइएगा किन किन रचनाओं का नाम मिल रहा है हमें यहाँ पे। दूसरी बात, कालिदास का नया नाम क्या होने वाला है, मातृगुप्त। क्यों होने वाला है, क्योंकि वे गुप्त राज्य की ओर से कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं। कहाँ पर जा रहे हैं, कश्मीर का। किस राज्य का शासन संभालने जा रहे हैं, कश्मीर का। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
याद रखेगा, और गुप्त राज्य की ओर से। इस तरह ये एक एक वर्ड याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नया नाम क्या, मातृगुप्त होने जा रहा है। वह इस सारे प्रदेश में सबसे सुशील, सबसे विनीत और सबसे भोली लड़की है। मातृ असुविधा तो होगी, आप असुविधा को असुविधा न माने, यह दूसरी बात है। और वास्तव में कुलीनता कहते इसी को है। फिर यहाँ पर ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। आज इस भूमि का आकर्षण ही हमें यहाँ ले आया है, अन्यथा दूसरे मार्ग से जाने से हमें अधिक सुविधा थी। ठीक है। इसमें ना एक बार आप ये वाली पंक्ति और देख लीजिए, मातुल। एक ये पंक्ति भी इम्पोर्टेंट है मातुल की, इसको भी एक बार देख लीजिए। मातुल का शरीर लोहे का बना है, लोहे का। आत्म श्लाघा नहीं करता, परंतु हमारे वंश में केवल प्रतिभा ही नहीं, शारीरिक शक्ति भी बहुत है। मैं पशुओं के पीछे दिन में 10-10 योजन घूमा हूं। मैं कहता हूँ संसार में सबसे कठिन काम कोई है तो पशु पालन का। ठीक है। तो आजकल जैसे क्वेश्चन बन रहे हो तो ये भी पूछा जा सकता है कि मातुल के अनुसार, आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के पात्र मातुल के अनुसार संसार में सबसे कठिन काम क्या है, तो पशुपालन का। ठीक है। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने देख लिया था, अब ये चलते हैं प्रियंगु की पंक्तियां, और इम्पोर्टेंट है राजनीति वाली। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। ठीक है। इम्पोर्टेंट है। ये पूरी पंक्ति एक बार आप देख लीजिएगा। अंबिका, इसके मन में यह कल्पना नहीं है, क्योंकि ये भावना के स्तर पर जीती है, इसके लिए जीवन में। ठीक है। इम्पोर्टेंट पंक्तियां आपने देखा, शुरू में वो बताती है ना मल्लिका, भावना भावना ज्यादा करती है, तो वो यहीं पर वही बता रही है अंबिका कि इसके मन में कल्पना नहीं होती कुछ, ये भावना के स्तर पर जीती है। अंबिका, लो मेघदूत की पंक्तियां पढ़ो, इन्हीं में ने कहती थी कि उसके अंतर की कोमलता साकार हो उठी है। आज इस कोमलता का और भी साकार रूप देख लिया। आज वह तुम्हें तुम्हारी भावना का मूल्य देना चाहता है, तो क्यों नहीं स्वीकार कर लेती। घर की भित्तियों का परिसंस्कार हो जाएगा और तुम उनके यहाँ परिचारिका बनकर रह सकोगी। ठीक है। विलोम की पंक्तियां, राजकीय पदभूलि घर में पड़ती है तो लोग गौरव को अनुभव करते हैं, ऐसा अवसर हर किसी के जीवन में कहाँ आता है। मल्लिका, यहाँ के पत्थर पहले भी मूल्यवान थे आर्य विनोद, ये और बात है कि पहले किसी ने उनका मूल्य समझा नहीं है। फिर यहाँ पर जो है हमारा दूसरा अंक जो है समाप्त होता है। तीसरे अंक पर चलेंगे कुछ और वर्षों के बाद। तीसरे अंक में बहुत कम पंक्तियां जो इम्पोर्टेंट है उनको हम देखेंगे। सबसे पहले तो ये पंक्ति इम्पोर्टेंट है, मातुल न देवी है न देवता न पंडित है न राजा है, तो फिर क्यों कोई सिर झुकाकर मातुल की वंदना करे। इंपॉर्टेंट पंक्तियां मातुल की पंक्ति है। ठीक है। मैं ज्यादा पंक्तियां इसलिए रखती हूँ कि जब मैं आपको ये पीडीएफ मिल जाए तो एक बार यदि आप इन पे सब पे नजर मार लो, एक बार पढ़ लो, तो आपके पूरा नाटक ही समझ में आ जाए। ठीक है। फिर यहाँ पर ये पंक्तियां, वही आषाढ़ का दिन है, उसी तरह मेघ गरज रही है, वैसे ही वर्षा हो रही है, वही मैं हूँ, उसी घर में हूँ, किंतु ये मल्लिका की पंक्ति है। ठीक है। कैसी वर्षा हो रही है, जो हमने सबसे नाटक की पहली पंक्ति में देखी थी, वो बात यहाँ पर हो रही है। फिर कालिदास आता है अब मिलने मल्लिका से। क्योंकि मैं व्यक्ति नहीं हूँ जिसे तुम पहले पहचानती रही हो, दूसरा व्यक्ति हूँ, और सच कहूँ तो वह व्यक्ति हूँ जिसे मैं स्वयं नहीं पहचानता। तुम इस तरह जड़ सी क्यों खड़ी हो। इम्पोर्टेंट पंक्ति है कालिदास की है। मल्लिका, फिर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम हो, और मैं जो तुम्हें देख रही हूँ वास्तव में मैं ही हूँ। इम्पोर्टेंट पंक्ति है। ठीक है। तीसरे अंक में कम पंक्ति इंपोर्टेंट है, पर जो पंक्ति इंपोर्टेंट है वो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है। फिर यहाँ पर कालिदास की पंक्ति है, मैंने नहीं सोचा था कि यह घर कभी मुझे अपरिचित भी लग सकता है। यहाँ की प्रत्येक वस्तु का स्थान और विन्यास इतना निश्चित था, परंतु आज सब कुछ अपरिचित लग रहा है, और तुम भी अपरिचित लग रही हो। इसलिए कहता हूँ कि संभव है दृश्य उतना नहीं बदला जितना मेरी दृष्टि बदल गई है। कौन कह रहा है, कालिदास कह रहा है। फिर कालिदासी, बहुत दिन इधर उधर भटकने के बाद यहाँ आया हूँ। कश्मीर जाते हुए जिस कारण से नहीं आया था, आज उसी कारण से आया हूँ।
कालिदास। सत्ता और प्रभुता का मोह छूट गया है। आज मैं उस सबसे मुक्त हूँ जो वर्षों से मुझे कसता रहा है। इम्पोर्टेंट। मैं केवल मात्र गुप्त के क्लेवर से मुक्त हुआ हूँ जिससे पुनः कालिदास के क्लेवर में जी सकूं। ठीक है, हमने देखा था ना दूसरे अंक में कि कश्मीर का जो है शासन संभालने जा रहे हैं, तो उनका नया नाम हो जाएगा मात्रगुप्त। तो ये कह रहे हैं मैं केवल मात्रगुप्त के क्लेवर से मुक्त हुआ हूँ जिससे पुनः कालिदास के क्लेवर में जी सकूं। इम्पोर्टेंट है। मैं नहीं जानता था कि अभाव और वासना का जीवन व्यतीत करने के बाद प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में जाकर मैं कैसा अनुभव करूंगा। संभवतः उसमें कहीं उन सबसे प्रतिशोध लेने की भावना भी थी जिन्होंने तब मेरी भर्त्सना की थी, मेरा उपहास उड़ाया था। इम्पोर्टेंट है कालिदास की पंक्तियां। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी सारी की सारी पंक्तियां मतलब एक बार हमें अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए। कालिदास की पंक्तियां हैं, देखते हैं। मैं तब तुमसे मिलने के लिए नहीं आया क्योंकि भय था। कब? जब हमने दूसरे अंक में देखा कालिदास आता है लेकिन वो मिलता नहीं है मल्लिका से। तुम्हारी आंखें मेरे अस्थिर मन को और अस्थिर कर देगी। मैं इससे बचना चाहता था, उसका कुछ भी परिणाम हो सकता था। फिर भी उस संबंध में निश्चित था कि तुम्हारे मन में कोई वैसा भाव नहीं आएगा। और मैं ये आशा लिए हुए चला गया कि एक कल ऐसा आएगा जब मैं तुमसे ये सब कह सकूंगा और तुम्हें अपने मन के द्वंद का विश्वास दिला सकूंगा। यह नहीं सोचा कि द्वंद एक ही व्यक्ति तक सीमित नहीं होता। इम्पोर्टेंट। द्वंद एक ही व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, परिवर्तन एक ही दिशा को व्याप्त नहीं करता। इसलिए आज यहाँ आकर बहुत व्यस्तता का बोध हो रहा है। इम्पोर्टेंट। फिर यहाँ पर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें जो कालिदास की रचनाएं हैं उनके बारे में। कुमार संभव की पृष्ठभूमि ये हिमालय और तपस्विनी उमा तुम हो। ठीक है, मेघदूत के जो यश के पीड़ा है वो मेरी पीड़ा है, और जो विरह विमर्दिता यक्षिणी है वो तुम हो। ठीक है, वो बता रहे हैं जो मेघदूत में यश की पीड़ा है वो किसी की नहीं, वो मेरी स्वयं की पीड़ा है। और जो वहां पर विरह कर रही है यक्षिणी वो कोई और नहीं, तुम ही हो। अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला के रूप में तुम ही मेरे सामने थी। मैंने जब जब लिखने का प्रयत्न किया तुम्हारे और अपने जीवन के इतिहास को फिर दोहराया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति। मैंने जब जब लिखने का प्रयत्न किया तुम्हारे और अपने जीवन के इतिहास को फिर दोहराया। रघुवंश में अज का विलाप मेरी ही वेदना की अभिव्यक्ति है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट जो पेज है, इसे बहुत अच्छे से ध्यान से देख लेना। खुद से 2 बार पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है। मेरे पास तुम्हारी सब रचनाएं हैं। रघुवंश शाकुंतलम की प्रतियां कुछ भी महीने पहले मुझे मिल पाई है। तो यहाँ पर अब शाकुंतलम का भी नाम जुड़ गया, देख लीजिएगा कि इस नाटक में कालिदास की किन किन रचनाओं का उल्लेख हुआ है, किन किन रचनाओं का नाम आया है। ठीक है, फिर एक बार थोड़ा इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जो है हमारा, 1 मिनट में पहले देख लेती हूँ, 1-2 पंक्ति आपकी रह ना जाए। एक तो ये वाला इम्पोर्टेंट है, इसको आप एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले ले एक बार, वैसे तो मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगी टेलीग्राम पर। हाँ, ये विलोम की पंक्तियां। न जाने आंखों को क्या हो गया है, कभी अपरिचित आकृतियां बहुत परिचित जान पड़ती है और कभी परिचित आकृतियां भी परिचित नहीं लगती। अब ये इतनी परिचित आकृति है और मैं इसे पहचान ही नहीं रहा। आकृति जानी हुई है और व्यक्ति नया सा लगता है। बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, विलोम की पंक्ति है। कालिदास फिर सोच रहा हूँ कि वह आषाढ़ का ऐसा ही दिन था, ऐसे ही घाटी में मेघ भरे थे और ऐसा में अंधेरा हो आया था। मैंने घाटी में एक हरिण शावक को देखा था और उठाकर यहाँ ले आया था। तुमने उसका उपचार किया था। ठीक है कालिदास। मैं अर्थ से आरंभ करना चाहता हूँ, यानी शुरू से जो है आरंभ करना चाहता हूँ। यह संभवतः इच्छा का समय के साथ द्वंद है, परंतु देख रहा हूँ कि समय अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि यहाँ पर फिर जो है अंदर से बच्ची के रोने का शब्द सुनाई देता है। मल्लिका झट से अंदर चल जाती है। कालिदास ग्रंथ आसन पर रखता हुआ जैसे अपने को उत्तर देता है। यहाँ पर जो है हमारा नाटक जो है समाप्त हो जाता है। ये नाटक का आखिरी पेज। ठीक है, तो ये हमने महत्वपूर्ण पंक्तियां देख ली। अब हम चलेंगे आलोचनात्मक समीक्षा की तरफ। ये बच्चन सिंह की बुक है,
पिछली बार आपका यहाँ से क्वेश्चन भी आया था। आषाढ़ का एक दिन, राज्यश्रय और व्यक्ति स्वातंत्र्य के बीच भटकती हुई सर्जनात्मकता का नाट्य बिंब है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के बारे में किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है। एग्जाम में क्वेश्चन था ये, जो हमारा 5 मार्च को एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इसीलिए जो है नाटक के बाद हमेशा आलोचनात्मक समीक्षा पढ़ लेते हैं। मोहन राकेश के 3 नाटक है। आषाढ़ का एक दिन, जो हम अभी पढ़ कर आए, लहरों के राजहंस 1963, और आधे अधूरे, जो हमने कल पढ़ा था, 1969। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ पर क्या लिख रहा है? आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस मिथ्या नाटक है, तो आधे अधूरे सामाजिक और समस्या मूलक। ठीक है, इसमें फिर जो ये इम्पोर्टेंट है, यह बिंब धर्मी प्रतीकात्मक नाटक है। इसमें मुख्य बिंब मेघ का ही है। ठीक है, यहाँ पर ये आधुनिक वाली बुक है। पीछे जो आपने पेज देखा, ये हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, और अब जो यहाँ पर देख रहे हो वो है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। वैसे मैं हमेशा नीचे बुक का नाम लिख देती हूँ। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है जो मुझे आपको दिखानी थी, वो है ये। कोई चाहे तो इसे मेघ बिंबों का नाटक कह सकता है। आषाढ़ के एक दिन नाटक को किसने मेघ बिंबों का नाटक कहा है? तो बच्चन सिंह ने कहा है। इंपोर्टेंट है, देख लीजिएगा। खुद से एक बार आलोचनात्मक समीक्षा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, दोनों बुक से मैंने रखा हुआ है। दोनों बुक में मुझे मिला था, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में भी, और जो है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, दोनों बुक के यहाँ पर पेज रखे हुए हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो मार्क किया हुआ है और आपको बता भी दिया। जैसे ये इम्पोर्टेंट है, ये तो हम नाटक में पढ़कर आ चुके हैं, तो इसलिए मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर ये दोनों में आई है, दोनों बुक में यहाँ पर लिखी है। ठीक है, यहाँ से मैं अनुभव करता हूँ कि यह ग्राम प्रांत मेरी वास्तविक भूमि है। ये सब पंक्तियां हम वहां पर पीछे अभी नाटक में देख कर आए हैं। तो एक बार आप चाहो तो खुद से पढ़ लीजिएगा, चाहो क्या पढ़ ही लीजिएगा, अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है आज हमारा आषाढ़ का एक दिन नाटक पूरा होता है। वैसे ही एक दिन पहले हो जाना था, लेकिन बीच में एक दिन क्लास नहीं हुई। तो कल को है, क्या कहते हैं, फ्राइडे। नहीं सॉरी, कल को तो फ्राइडे नहीं, कल को है सैटरडे। तो कल हम करेंगे एमसीक्यू सॉल्व। दोनों दिन वीकेंड पर आपकी क्लास होगी। एक दिन आषाढ़ का एक दिन कि हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फिर आप बता दीजिएगा पढ़ना क्या है, उसी के अकॉर्डिंग जो है हम अपनी क्लास लगा लेंगे। वैसे आगरा बाजार, मैंने आपको 3-4 नाटक बोला था कि जिनके मैं आपको जब एमसीक्यू करवाऊंगी तो जब भी इम्पोर्टेंट चीजें करवा दूंगी। उनमें आगरा बाजार था, एक और द्रोणाचार्य, महाभोज, बकरी। तो आप बता दीजिएगा जब आप जो नाटक इनमें से पढ़ लो कंप्लीट, मैं उसी दिन आपके जो है एमसीक्यू करवा दूंगी। कल हम मिलते हैं 11 बजे, लाइव क्लास होने वाली है आषाढ़ का एक दिन एमसीक्यू के साथ में। तो ठीक है, क्लास में आप जरूर आइएगा। और ये सब आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ, आपको पता भी चल गया होगा ये हमारी क्लास है। देखना चाहो तो देख लेना, सभी क्लास यहाँ पर यूनिट 8 की आपको मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ हमारे चैनल पर है ही, हिंदी विद। किसी का कोई डाउट है तो कल को 11 बजे लाइव क्लास है, मॉर्निंग में आइएगा। बाद की 5 मिनट में हम जो भी डाउट होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो लाइव क्लास में जरूर जुड़िएगा 11 बजे कल को मॉर्निंग में। और आपको वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगी, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।